नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस पे। हमारा एडियो का जो सेशन चल रहा है एमसीक्यू का, उसमें हम क्या कर रहे हैं अभी हमारा संविधान का हम जो सेशन कर रहे थे एमसीक्यू का, उसका आज हम आगे की क्लास करते हैं। हमने सर्वोच्च न्यायालय का आधा क्वेश्चन कर लिया था। है लास्ट क्लास में क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ क्वेश्चंस हम देख लिए थे। आई थिंक 20 to 23 क्वेश्चंस हम देख लिए थे, है ना। उसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो आज हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलते हैं। क्या हुआ था, अभिलेख न्यायालय के बारे में हमने पढ़ा था कि अभिलेख न्यायालय कौन कौन सा होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही न्यायालय जो है वो अभिलेख न्यायालय होता है ना। अभिलेख न्यायालय क्या था कि ये जो है, ये जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है, ये अपना जितना जो भी केस होता है उसका एक डेटा, एक मतलब क्या बोलना चाहिए, एक मतलब जो भी जिस तरह से उसका रिजल्ट फाइनल होता है, जो भी वहाँ सुनवाई हुई थी, वो सबका एक डेटा जो है रजिस्टर में फाइल करके रखते हैं, है ना। फाइल में मतलब उसका पूरा डेटा रेडी करके रखते हैं हमेशा अपने पास, है ना। तो उसको इसलिए बोलते हैं, उसका अभिलेख रखते हैं, तो इसलिए उसको अभिलेख न्यायालय बोलते हैं। क्यों? ताकि इन फ्यूचर कभी वैसे ही कोई केस आए तो उसकी मदद से उस मतलब जैसे उसमें सुनवाई हुई थी वैसे ही इसमें सुनवाई की जा सके, या अगर कोई इसके विरुद्ध आवाज़ उठाता है तो दिखाया जा सके कि देखो पहले भी ऐसा हुआ है ना। तो इसीलिए एक डेटा जो है वो अपने पास उन लोग सेव करके रखते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अभिलेख न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 22 हम कर लिए थे, है ना, कि अभिलेख न्यायालय किसे माना जाता है। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है। तो कौन सा था वो क्वेश्चन नंबर, वेट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही है। जो क्या था, उच्चतम न्यायालय, ये दोनों ही अभिलेख न्यायालय होता है। ठीक है, चलिए इसका जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम के जो चैनल है हमारा योगेंद्र साहू क्लासेस का, वहां से आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप इसके पीडीएफ के साथ साथ इसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इजी क्या होगा, आप पीडीएफ में देखेंगे इधर का आंसर उधर का आंसर मैच करते जाएंगे तो आप कितना सही बनाए हैं। इससे क्या होता है ना, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ही आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। क्योंकि जब अपन थ्योरी पढ़ते हैं ना तो हमको पता नहीं चल पाता है ना, कि हमारी कितनी तैयारी हुई है। ऐसा लगता है सब आ रहा है सब आ रहा है, लेकिन जब एमसीक्यू करो ना तो तब समझ में आता है कि गए कुछ नहीं आ रहा था, सब फंस गए कहीं ना कहीं जाके, है ना। तो एमसीक्यू साथ साथ सॉल्व करा करिए और आप लोग कमेंट करा करिए कि आप कितना हो रहा है। मैं बार बार बोलती हूँ बट बहुत कम लोग हैं जो कमेंट करते हैं आंसर, तो इससे आपको पता चलेगा ना आपकी कितनी तैयारी है। थोड़ा साथ देंगे तो ठीक है। चलिए, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है वो कहाँ पे, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई कहाँ करता है, दिल्ली में करता है। ठीक है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में है। तो उच्चतम न्यायालय के मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। कैसे कर सकता है, अन्य स्थान पर जाके, है ना। मतलब उच्च न्यायालय के कहीं जा, उच्च न्यायालय में किसी भी उच्च न्यायालय में जाके सुनवाई कर सकता है। ऐसे कैसे कर पाएगा वो, तो वो कब कर पाएगा, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। मतलब राष्ट्रपति अगर परमिट करते हैं, परमिशन देते हैं, है ना, राष्ट्रपति के अनुमोदन से क्या होगा, वो किसी अन्य स्थान में भी सुनवाई कर सकता है। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रपति से सहमति लेकर, राष्ट्रपति की सहमति से ये चीजें हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है कि वो किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी। ठीक है, कौन, उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उच्चतम न्यायालय में क्या होता, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत क्या हुआ था, कब हुआ था, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। गोलकनाथ, है ना, केशवानंद भारती, ये तो हम पहले के ऑप्शंस में देख चुके हैं। तो कहाँ से आया था मूल ढांचे का सिद्धांत, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य वाले मामले में, है ना।
केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य जो आया था मामला, ये जो मामला आया था उसमें हुआ था, ये कब आया था? 1973 में आया था, है ना। 1973 में आया था केशवानंद भारती वाला मामला, जिसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था कि संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु ऐसे किया जा सकता है कि उसके मूल ढांचे में कोई भी चेंजेस ना आए, मतलब मूल ढांचा जो है उसका वैसे ही बने रहे, ऊपर आप जो चेंज करना है वो कर सकते हैं ना। तो संविधान में संशोधन वैसे किया जा सकता है, कहते हैं कि उसके मूल ढांचे को कोई भी फर्क ना पड़े, ठीक है। तो ये कहाँ आया था? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? अच्छा, ये क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, है ना, थोड़ा सा ऊपर लेवल है कि किसमें, अब ये तो हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना, कि ये केस आया था, सारे केस में किसमें कौन सा फाइनलाइज हुआ, किसमें क्या रिजल्ट आया, ये सब पढ़ा है, कौन से सन में आता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ, सबसे बड़ी खंडपीठ कौन सी बनी थी, ये हमने नहीं देखा है ना। तो क्या है इसमें सबसे बड़ा जो खंडपीठ बना था ना, अब इसमें क्या पूछा है? दूसरा, तो पहला होगा कोई, है ना। तो पहला सबसे बड़ा खंडपीठ कौन सा था? जो केशवानंद भारती था ना, केशवानंद भारती वाला जो केस थे ना, उसमें सबसे बड़ा खंडपीठ था, है ना। उसमें कितने लोग थे? तो उसमें ना 13 जज की टीम बनी थी, ठीक है, 13 जज की टीम बनी थी। तो ये सबसे बड़ा खंडपीठ था। कौन सा? केशवानंद भारती वाला वर्सेस केरल राज्य वाला, वो सबसे बड़ा खंडपीठ था, क्योंकि उसमें 13 जज की समिति थी, है ना, 13 जज की समिति थी, इसलिए ये क्या था? ये सबसे बड़ा खंडपीठ था। अभी हमको पूछा क्या आंसर है? दूसरा सबसे बड़ा। तो दूसरा जो था वो कौन सा था? गोलकनाथ जो केस है, गोलकनाथ केस, वो सबसे बड़ा केस था, सेकंड नंबर का केस था। इसमें 11 जज थे, है ना, 11 जज की टीम थी इसमें, किसमें? गोलकनाथ केस में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखिए, ठीक है। केशवानंद भारती सबसे पहला, सबसे बड़ा, 13 जज। गोलकनाथ केस जो है उसमें 11 जज, सेकंड नंबर का था ये, ठीक है, सबसे बड़ा खंडपीठ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन की अधिकृत करता है? पुनरावलोकन, ये पुनरावलोकन लिया कहाँ से गया था? तो हम लोग पढ़े थे यूएसए से लिया गया है ना। पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसको कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में? यूएसए से लिया गया है। अब कौन से अनुच्छेद में पुनरावलोकन की शक्ति के बारे में बताया गया है? पुनरावलोकन कहाँ से है? तो 13(7), है ना, 13(7) मतलब 137, है ना, 137, ठीक है। तो अनुच्छेद कौन सा? आर्टिकल 137 में उच्चतम न्यायालय के पुनरावलोकन के बारे में कहा गया है, ठीक है, इस आर्टिकल में कहा गया है। रिव्यू की शक्ति, ठीक। अब इसमें क्या है ना, ऐसे तो बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें, सर्वोच्च न्यायालय में भी, लेकिन क्या होता है अभी वो सारा चीज को अपन डिस्कस करेंगे तो काफी समय चले जाएगा, क्योंकि हम एमसीक्यू कर रहे हैं ना। थ्योरी करें तो फिर पूरा एक एक डिटेल में अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना जो एमसीक्यू में आ रहा है बस हम उसको पढ़ते हुए चलते हैं। बाकी आप लोगों को अगर ऐसा कुछ लगता है कि कोई डाउट है किसी चीज में, किसी पॉइंट पे, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में दीजिए नेक्स्ट क्लास में, ताकि हम उसको डिस्कशन कर सकें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा है, एक एक चीज बताने से बहुत समय चला जाएगा, ठीक है। तो अपन शॉर्ट में सिर्फ एमसीक्यू ही करते हैं अभी, ठीक। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक्सप्लेनेशन चाहिए और ज्यादा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है, क्या बोल रहे हैं? न्यायिक पुनरीक्षण, पुनरावलोकन, पुनरीक्षण, इसका अर्थ क्या है बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं? पुनरीक्षण। पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है? रिव्यू ऑफ जजमेंट, जांचने का अधिकार, इसको क्या बोलता है? रिव्यू ऑफ जजमेंट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है, ठीक है। तो क्या है? विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार, ठीक है। अच्छा ठीक, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड देखते हैं, विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार, ऐसा कुछ है क्या? ये तो पहले ही गलत हो गया है ना, विधानमंडल द्वारा तो ऐसा कुछ नहीं है। न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन सब पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार, देखो ये भी गलत है ना, ऐसा कुछ नहीं होता कि न्यायपालिका का क्या है? अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्राप्त करके, ऐसा नहीं हो सकता है ना।
न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए, ठीक है, अभिलेख जो रखते हैं एवं स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। नहीं, ये भी गलत होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही इसका आंसर है। क्या बोल रहा है? विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार, ठीक है। प्रख्यान करने का मतलब क्या हो रहा है? जांचने का अधिकार, ठीक है। जो जांचने का अधिकार है उसके बारे में बोल रहा है। प्रख्यान करना मतलब होता है जांचना, जांचने का अधिकार। तो विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यान करने का न्यायपालिका जो अधिकार है उसी को पुनरीक्षण बोलते हैं। पुनरीक्षण मतलब जांच करना, ठीक है। तो जांचने का अधिकार, रिव्यू ऑफ जजमेंट। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, अब वो क्या था? देखो दोनों क्वेश्चंस में थोड़ा अंतर देखते हैं, ठीक है। ये क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण बोल रहा है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है? न्यायिक पुनरावलोकन बोल रहा है। क्या है? तो सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, पुनरावलोकन। उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है और राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है? उसका अर्थ नहीं पूछ रहा है। पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति कौन सी है, पूछ रहा है शक्ति कौन सी है। तो ये राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ये इसकी शक्ति है, ठीक है। किसकी शक्ति है ये राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ये किसकी है? न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है, ठीक है। ये 101 नंबर को जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके तहत ये ऐड हुआ था, ठीक है। 101 नंबर का जो संविधान संशोधन होता उसके तहत हुआ था कि राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ये न्यायिक पुनरावलोकन के तहत सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ये कर सकता है, ठीक। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन कौन कौन कर सकता है इसमें से? सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है कि दोनों कर सकते हैं? तो पुनरावलोकन की जो शक्ति है ना, ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है, ठीक है। पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। कौन से आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 137 में इसके बारे में बोला गया है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है कहाँ? लिए कहाँ है? हम यूएसए से लिए है ना, यूएसए से लिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भारत और यूएसए दोनों में ही होगा ये, क्योंकि हम पुनरावलोकन का चीज लिए कहाँ से है? यूएसए से है, ठीक है। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि ऐसा क्या होगा कि उसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है? वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान के अन्यत्र कहीं रखता है, ठीक है। कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता है, सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने हेतु एक संघीय अपीलीय न्यायालय स्थापित करता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कोई भी संविधान कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक कब घोषित कर सकता है बोल रहा है ना। तो क्या है इसका? अच्छा ठीक, क्या बोल रहा है? देखो, संविधान कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक कब घोषित कर सकता है यदि क्या होगा? वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर त्रिस्तरीय व्यवस्था लाने से, तो उसको क्या है? असंवैधानिक घोषित कर देगा क्या? नहीं कर सकता। विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान के अन्य कहीं रखा गया है ना। ये तो सही है कि ये भी सही है ना, मतलब इसके लिए असंवैधानिक नहीं है कि द्विस्तरीय के स्थान पर त्रिस्तरीय ले आए, तो ये असंवैधानिक नहीं था, ठीक है। विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान के अन्यत्र कहीं रखा गया है, तो ये भी ठीक है, तो इसको भी असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने हेतु एक संघीय अपीलीय न्यायालय स्थापित करता है, ये भी ठीक है, तो ये भी असंवैधानिक नहीं है। कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता है, ठीक है। अगर ऐसा होगा कि कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अगर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता है, तो ये जो है ये असंवैधानिक हो जाएगा, ठीक है। ये असंवैधानिक घोषित हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये तीनों चीजें सही हैं, ये एक चीज गलत है, ठीक। और हमको पूछा क्या है? असंवैधानिक होगा, ठीक है। चलो।
संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? मतलब क्या बोल रहा है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार मतलब संविधान का संरक्षण करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है ना, ठीक है ना, क्योंकि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो आया था कि उसके मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संविधान में लिखा हुआ कोई भी चीज है ना, संविधान में लिखा हुआ हर चीजों का क्या होना चाहिए? संरक्षण होना चाहिए। और उसका अंतिम अधिकार किसके पास है? जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, तो ये सब चीज को संरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है ना, सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 32 के तहत जो है, आर्टिकल 32 से क्या है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो रिट जारी करता है किसके लिए? मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए, है ना। तो ये चीज किसके पास है? ये शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ठीक है। ये सब और किसी के पास नहीं है। राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, लोकसभा अध्यक्ष, ये लोग कुछ नहीं कर सकते संविधान की रक्षा के लिए। ये लोग संविधान की रक्षा करते हैं लेकिन उसके लिए कोई नियम कानून नहीं बना सकते, ठीक है। तो संविधान की व्याख्या अंतिम सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या कर सकता है? इसके लिए नियम बना सकता है, इसके लिए सजा दे सकता है और किसी भी नियम को रोक सकता है जिसमें कि संविधान के जो भी मतलब संविधान की जिसमें भी मतलब संविधान को जिसके मूल ढांचे में जहां पे भी परिवर्तन हो रहा हो या उसके मूल ढांचे का हनन हो रहा हो, है ना, किसी भी अधिकार का अगर हनन हो रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? कानून बना सकता है उसके लिए, ठीक है। तो अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ऑब्वियस सी बात है, भारतीय संविधान का संरक्षण, सेम क्वेश्चन, कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं, छोड़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जिन्होंने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए देख रहे होंगे वीडियो, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, क्योंकि अभी एडीओ के एग्जाम्स काफ़ी दूर हैं और अभी हमारे बहुत सारे वीडियोस आने को बचे हैं, है ना, जो आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये जो भी हमारे चैनल में नया जो भी वीडियो डलेगा वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, ठीक है। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, और आपको अगर इसमें कुछ और चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि आपको अभी किस चीज़ की और कमी है इसमें, ठीक है। भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है। अच्छा, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व किस में निहित है? तो ये भी सर्वोच्च न्यायालय में ही निहित है, ठीक है। अभिभावकत्व किस में निहित है? तो सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक। चलिए, कुछ शब्दावली होता है ना, अभिभावकत्व, ऐसे चीजों को याद रखिए, है ना, बनाते समय, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आता है तो अपन को समझ नहीं आता पूछ क्या रहा है। अभी तो हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं इसलिए फटफट लग जाता है सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन एग्जाम में जब मिक्स क्वेश्चन आता है ना तो समझ नहीं आता, ठीक है। तो वैसे शब्दावली को याद रखिएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ठीक, ऐसा, अच्छा, ऐसा कौन सा मामला है जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है? तो उसके पास कौन सा अधिकार है ना, संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है, उसके लिए रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक। तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन किसके पास होता है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय क्या करता है? आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, और उच्च न्यायालय जो है वो 226 आर्टिकल में रिट जारी करके मूल अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। ठीक, चलो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? सेम क्वेश्चन, आर्टिकल 32, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ठीक, अब क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मतलब उसके जो भी उसका अधिकार क्षेत्र में चीजें हैं उसको किसके द्वारा और बढ़ाया जा सकता है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय में उनका जो क्षेत्र है वो बढ़ाया जा सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय में क्या है, उनके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो ये सब किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा कहता है? संसद के द्वारा विधि बनाकर, ठीक है, संसद के द्वारा कानून बनाकर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है, ठीक। ये सब कार्य सर्वोच्च न्यायालय का होता है ना, सैलरी में इंक्रीज करना, ठीक है, नए और न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ज़्यादा न्यायाधीशों के नंबर्स बढ़ाना, ठीक है, क्या है, क्षेत्राधिकार को बढ़ाना, ये सब कौन करता है? संसद करता है। क्यों? क्योंकि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। राष्ट्रपति अकेले तो कोई डिसीजन नहीं लेगा। जो डिसीजन राष्ट्रपति अकेले ले सकता था, अगर ऐसा होता तो राष्ट्रपति लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों के डिसीजन से जो पास होता है वो संसद से पास माना जाता है ना। इसीलिए क्या है, ऐसा कुछ भी क्षेत्राधिकार, ऐसे किसी चीज पे सैलरी बढ़ाना हो, ठीक है, मतलब जो भी मैं अभी बताइए आपको 3-4 पॉइंट, वो सब किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा होता है, संसद के द्वारा विधि बनाकर, ठीक।
संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? क्या बोल रहा है? संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो उच्चतम न्यायालय से राय कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है ना, आर्टिकल 143 है ना, आर्टिकल 143। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से बहुत प्यार रहता है ना, वो उससे डिसीजन ले लेता है, उससे राय ले लेता है, भाई क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। तो कैसे रहता है? 143 है ना, ये आर्टिकल याद रखिएगा, ये तो याद रहता ही है, वैसे याद रहेगा ही, ठीक है। चलो, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? ठीक, क्या बोल रहा है? देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? ठीक, तो ये अधिकार भी किसके पास होता है? ये सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, ठीक है। किसी भी न्यायालय में जो भी केस चल रहा है उसको अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये अधिकार होता है, ठीक है। उच्च न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता, ठीक। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? ठीक है, कौन सा बोल रहा है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय किस विषय पर था? ठीक, जो इंदिरा साहनी वाला आया था ना, ये किस लिए था? ये ओबीसी का सरकारी नौकरियों में संरक्षण या उनको क्या बोलना चाहिए, रिजर्वेशन के ऊपर था, ठीक है। कौन सा वाला केस आया था? इंदिरा साहनी बनाम जो भारत संघ मुकदमा जो चला था सर्वोच्च न्यायालय में, वो किस लिए था? ओबीसी वर्ग जो है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, उनको सरकारी नौकरी में उनके लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए, इस चीज को लेकर था, ठीक है। तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, इसके लिए क्या आया था? ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमा जो है ये आया था, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर निम्न कूट की सहायता से चुनिए। ठीक, अब कूट वाला क्वेश्चन। जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। ठीक है, क्या बोल रहा है? जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने में, जनहित याचिका आता क्यों है? क्योंकि हर कोई न्यायालय तक पहुंच नहीं पाता है ना, कुछ लोग डर में नहीं जाते हैं, है ना। अभी भी देखो बहुत लोग न्यायालय तक जाते ही नहीं, कितने बड़े बड़े केस हो जाते हैं लेकिन दब जाता है, क्यों? न्यायालय तक नहीं जाते, नहीं घुमाते रहेंगे, पैसा ले लेंगे, बदनामी हो जाएगी, अब दुनिया भर का जो भी रहता है उसके चक्कर में क्या है, हर कोई नागरिक जो है न्यायालय तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो उसके लिए ही ये जनहित याचिका जो है आया है। किस लिए? ये क्या करता है? जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देता है। ठीक, दूसरा, जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग कर सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो न्यायालय तक खुद नहीं जा सकते, तो उनकी जगह वो नहीं जाना चाहते, उनकी जगह कोई और भी, ये जनहित याचिका में है कि कोई और भी जन सहयोगी आदमी वहां तक उस केस को ले जा सकता है या न्यायालय तक उसको ले जाके उसको पेश कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये दोनों ही जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आर है ये उसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो जनहित याचिका क्या है, इसको याद रखिएगा। जनहित याचिका उन लोगों के लिए है जो न्यायालय तक नहीं जा पा रहे हैं खुद। ठीक है, तो उनकी जगह उनको न्यायालय तक पहुंचाने के लिए जो दूसरे व्यक्ति जो सदस्य हैं, जन सहयोगी जो व्यक्ति है, वो उनका सहयोग करते हैं कि उनको न्यायालय तक पहुंचा सके। ठीक है, उनका न्यायालय में हेल्प कर सके, और अगर वो किसी कारणवश जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उनकी जगह कोई और जाके न्यायालय तक उस केस को ले जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, चलिए ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना उद्गम देश कौन सा है? कौन सा है? लोकहितवाद। ठीक है, लोकहितवाद मुकदमा कहाँ से है? जितना भी न्यायालय से रिलेटेड चीज है ना, वो मोस्टली कहाँ से है? यूएसए से आया हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे याद रख लीजिएगा कि न्याय से रिलेटेड कोई भी चीज है ना, तो मोस्टली वो यूएसए से ही है। ठीक, तो लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम भी कहाँ से हुआ है? यूएसए से हुआ है। ठीक है, अब इसमें बहुत सी चीजें और हैं वैसे तो, लेकिन अब कितना चीज को हम इसमें पढ़ेंगे, जितना एमसीक्यू में हो सका उतना हम डाले हैं, और इसके बाद और भी कुछ लगेगा क्वेश्चंस तो हम और लेके आएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।